Children, let's continue the chapter An Empire Across Three Continents. Today we will be discussing about gender, literacy and culture. How was gender distribution? What was the rate of literacy? And what about the diversity in the culture? Children, we know that at that time we have studied in the society of Mesopotamia, the family was nuclear. And the adult son of that family or any family did not live with the family, and it was sometimes exceptional. कभी कभी जो है वो फैमिली के साथ रहा करता था. On the other hand, slaves were very important. Slaves were included as a family member. लगातार उनके घरों में स्लेव्स रहा करते थे और स्लेव्स की फैमिली जो है वो उस फैमिली पर डिपेंडेंट हुआ करती थी. मैरिजेस के बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है. मैरिजेस सिंपल मैरिजेस होती थी, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दैट द फीमेल वर हैविंग और दे वर एंजॉइंग लीगल राइट्स फॉर द प्रॉपर्टी. While the woman's dowry went to the husband for the duration of the marriage, but the woman remains at their primary heir of her father. मतलब फादर की प्रॉपर्टी भी वुमेन को मिला करती थी. Thus Roman women enjoyed a very important legal rights. डिवोर्स भी बहुत आसानी से हो जाया करता था. उसमें जो है नोटिस देकर मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाया करती थी. बट कहीं कहीं पर हमें मिलता है एक कैथलिक पोप अगस्तिन, कैथलिक बिशप थे अगस्ताइन. उन्होंने लिखा है कि कहीं कहीं पर ये, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहीं कहीं पे मिलती है, तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वाइफ्स को या फीमेल्स को ब्रूटली ट्रीट किया जाता था, कि कहीं कहीं पर ये मिलता है. Subject to domination by their husbands, Bishop, who spent most of his life in North Africa, tells us about the treatment against the women's. Slave trade हम लोग आगे पढ़ेंगे. स्लेव ट्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हुआ करता था. हम ये कह सकते हैं कि fathers had substantial legal control over their children. Sometimes they took shocking steps. A legal power of life and death is exposing unwanted children by leaving them out in the cold to die. मतलब इतने शॉकिंग डिग्रीज पर उनके साथ ट्रीटमेंट होता था कि अपने चिल्ड्रन को कोल्ड में बाहर छोड़ दिया जाता था मरने के लिए. द सेकेंड टॉपिक इज लिटरेसी. लिटरेसी रेट बहुत कैजुअल हुआ करती थी, और जैसे कि हमने सोसाइटी को ही पढ़ा, बहुत डाइवर्स सोसाइटी थी, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% लिटरेसी रेट हुआ करती थी. इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है पॉम्पी में, विच वॉज बरीड. पॉम्पी जो शहर था वो वॉल्केनिक इरप्शन में ख़त्म हो चुका था. वॉल्केनिक इरप्शन माना जाता है 79 CE में हुआ था. देयर इज़ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द कैजुअल लिटरेसी. मतलब वॉल पर एडवर्टाइजमेंट या स्ट्रीट वॉल पर कुछ लिखा हुआ होना, इस तरह से हमें मिलता है कि people were sometimes, or people were literate about 30 to 40%. In Egypt, where hundreds of papyri survive. In Egypt, hundreds of papyri you have studied already. वो हमें वहाँ पे मिलता है. Most formal document such as contracts,
वर यूजली रिटन बाय प्रोफेशनल स्क्राइब्स, स्क्राइब्स जो कि लिखा करते थे, उनको स्क्राइब्स कहा जाता है। लेकिन जो रिटन में मिलता है उसमें वर्ड एक्स और वाई नहीं दिखाई देता है। इट मीन्स वी कैन से दैट द स्क्राइब्स वर नॉट able to write or read x or y, but then also we came to know that literacy rate was very casual। और पढ़े लिखे लोग कुछ होते थे, वो जैसे सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, स्टेट मैनेजर्स, ये लोग जो है वो पढ़े लिखे हुआ करते थे। नेक्स्ट इज द कल्चरल डाइवर्सिटी। The cultural diversity of empire was very much reflected in many ways at many levels in the vast diversity of religious and local deities। मतलब बहुत वो लोग एक भगवान की पूजा नहीं करते थे, बहुत सारे गॉड गॉडेसेस थे जिनको वो वर्शिप किया करते थे। The styles of dress and costumes, that was also very much different from tribals to non-tribal groups। Even their pattern of settlement, मतलब उनका जो living style था वो भी बहुत different था। Languages भी different थी, जैसे कि Aramaic was the dominant language group of the Near East, at least west of the यूफ्रेट्स। दूसरी लैंग्वेज कॉप्टिक बोली जाती थी, वो इजिप्ट में थी। प्यूनिक कॉप्टिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन बाय द बाइबल बाय द मिडल ऑफ द थर्ड सेंचुरी में हमको कॉप्टिक लैंग्वेज मिलती है ट्रांसलेशन में, बाइबल के ट्रांसलेशन में। तब फिर भी हम बात कर सकते हैं कि द स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस्ड the written form of language that were otherwise widespread। This happened notably with Celtic, which ceased to be written under the first century। Celtic language भी हमको ये मिलता है कि फर्स्ट सेंचुरी में वो भी लिखी जाती रही होगी। Now the next topic is economic expansion। तो कोई भी बड़ा एम्पायर बिना इनकम के नहीं कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इनकम जनरेट करने के दो मेथड हैं, टैक्सेस हैं, ट्रेड है। तो ट्रेड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ट्रेड जो था बहुत इम्पॉर्टेंट था और ट्रेड बहुत फ्लरिश कर रहा था यूरोपियन एरियाज़ में और मेडिटेरियन रीजन्स में। तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ट्रेड मीन्स बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। द एक्सपोर्टेड थिंग्स वर आइटम्स वर wheat, wine and olive oil। These things were traded and consumed in large quantity, and they came mainly from Spain, the Gallic provinces, North Africa, Egypt, and to a lesser extent Italy। जो ट्रेडिंग थी, अगर हम वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल की ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इटली यहाँ होती थी। लिक्विड जैसे कि ऑलिव ऑयल और वाइन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कंटेनर हुआ करता था जिसको कहा गया एम्फोर। एम्फोर के कुछ टुकड़े या टूटे हुए उसके पीसेस जो है वो हमें वहाँ पर मिलते हैं। इसी एम्फोर्स को बाद में ड्रेजल 20 भी कहा गया। ड्रेजल 20 क्यों कहा गया कि एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, उनका नाम था ड्रेजल। सो इट वाज आफ्टरवर्ड्स इट वाज नोन एज
ड्रेजल 20। मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास कुछ उसके स्कैटर्ड उसके पार्ट्स मिलते हैं। दिस सजेस्ट दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल सर्कुलेटेड वेरी वाइडली। ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत अच्छा उसका ट्रेड हमको मिलता है। आर्कोलॉजिस्ट आर able to show that Spanish producers succeeded in capturing market for olive oil from their Italian counterparts. Italian counterparts से जो है उन्होंने कैप्चर करना, स्पेन ने उसको कैप्चर कर लिया। Spanish producers supplied a better quality oil at lower price. वो क्यों कैप्चर हो गया? वो इटालियन से उनका काउंटर पार्ट क्यों कैप्चर कर लिया गया? क्योंकि स्पेन ने ऑलिव ऑयल की क्वालिटी बेटर कर दी और प्राइजेस भी उसके कम हो गए। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स कंपीटेड विथ ईच अदर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपटीशन भी हुआ करता था मार्केट में, मतलब कंट्रोल, मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए गुड्स की क्वालिटी या प्राइस ऑफ द क्वालिटी ये भी गवर्न किया जाता था। द एम्पायर इंक्लूडेड मैनी रीजन्स दैट हैड रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। मतलब कहीं कहीं पे जो हम वीट, ऑलिव ऑयल और वाइन की बात कर रहे हैं तो वो एरिया कुछ बहुत ज़्यादा जहाँ पर फर्टिलिटी रही होगी तो वो एरिया जो है वो प्रॉस्पेरिटी को भी शो करता है। तो वो एरिया हम कह सकते हैं कंपानिया इन इटली, सिसिली, द फैम इन इजिप्ट, गैलिली, बाइजेसियम, साउथ गाउल। These were some areas which were densely settled or wealthiest part of the empire. क्यों? क्योंकि एरिया फर्टाइल था तो ट्रेड यहाँ से अच्छा होता था, इसलिए ये लोग या ये एरिया बहुत वेल्दी पीपल्स का था और डेंसली पॉपुलेटेड था। हम बेस्ट काइंड ऑफ वाइन की अगर बात करते हैं तो बेस्ट वाइन जो है वो कंपानिया से मिलती थी, सिसिली से मिलती थी, बाइजेसियम से मिलती थी। यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, वाइन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम कंपानिया, सिसिली एंड बाइजेसियम exported large quantity of wheat to Rome. और ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? उसके साथ साथ वीट को भी एक्सपोर्ट करते थे। गैलिली वॉज डेंसली कल्टिवेटेड, क्योंकि एरिया जो था वो फर्टाइल था, तो इस तरह से जब वो एरिया वो वहाँ की सॉइल फर्टाइल थी, इसलिए वीट, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती थी। On the other hand, large expenses of Roman territory were in a much less advanced state. जो expenses की बात करते हैं तो large expenses of Roman territory were in a much less advanced state. For example, transhumance is a herdsmen regular annual movement between the higher mountain regions and low laying ground in search of pasture for sheep and other flocks. These pastorals and semi-nomadic communities were often on the move. जो ये ट्राइबल ग्रुप था, नोमैडिक पीपल जो थे, ये लोग मूव किया करते थे। ये कम्युनिटी अक्सर मूव किया करती थी, कैरिंग देयर ओवन शेप्ड हट्स कॉल्ड मापिलिया। जो ओवन शेप्ड हट्स होता था उसको मापिलिया कहा जाता था। एज रोमन स्टेट्स एक्सपेंडेड इन नॉर्थ अफ्रीका,
the pastures of those communities were drastically reduced and their movements were more tightly regulated. तो ये बहुत सारे हमें यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं. नोमैडिक पीपल का है, ट्रेड का हमको मिला. ट्रेड जो है वो हमें पता चला कि कैसे कैसे ट्रेड वो लोग कर रहे थे. तो we can imagine about the ancient world, the diversified application of that type. But another thing we can discuss about their cultural and economic life, the important source for the life was water. वाटर को उन्होंने उस समय इतने एंशियंट टाइम में वाटर को एक पावरफुल टेक्नोलॉजी में यूज़ करना शुरू किया. दे यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग भी वाटर के पावर के थ्रू की जाती थी. ट्रेड के लिए तो वाटर इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन माइनिंग भी वो वैसे ही वाटर के पावर के साथ करते थे. तो जब माइनिंग करते थे तो स्पेनिश गोल्ड सिल्वर माइंस से, स्पेन में गोल्ड और सिल्वर माइंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता था. इंडस्ट्रियल स्केल ऑन विच दोज माइंस वर वर्कड इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरी, दैट वाज आल्सो वेरी important. The existence of well organized commercial and banking networks. तो the existence of well organized commercial and banking networks, मतलब हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. तो जब ट्रेड हो रहा था, कल्टीवेशन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, माइनिंग हो रही थी, तो इसका मतलब कि जो कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क भी बहुत अच्छा रहा होगा. मनी, the widespread of money are also indication of how much we tend to underestimate the sophistication of Roman economy. तो जो बैंकिंग नेटवर्क भी बहुत अच्छा वहाँ पर हमको मिलता है, क्योंकि हमने अकाउंट्स, हमने जब पेपरस की बात की तो हमने उसमें अकाउंट्स की बात भी की. और इस तरह से हमको ये समझ में आता है कि रोमन एम्पायर में इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी बहुत पावरफुल था. अब क्योंकि इतने सारे हमने वर्क की बात की, स्लेव्स की बात की और वर्कर्स की बात की, क्योंकि माइनिंग में वर्कर्स लगते हैं, तो वर्कर्स कहाँ से मिलते हैं? वर्कर्स जो है, मतलब जो हम लेबर फोर्स की बात करते हैं, लेबर फोर्स कैसे मिलते हैं? हमने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि लेबर्स जो है या आर्मी पीपल्स जो है वो वॉर कैप्टिव्स हुआ करते थे. लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी में ज़्यादा वॉर नहीं हुआ, तो स्लेव्स कहाँ से मिलते थे, स्लेव्स कहाँ से आते थे, स्लेव्स कैसे मैनेज किए जाते थे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था उस समय. तो स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड. हम स्लेवरी एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था. अगर किसी भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वर्कर्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एट दैट टाइम. लेकिन वॉर होते नहीं थे तो स्लेव्स कहाँ मिलेंगे? It does not follow that the bulk of labor in the Roman economy was performed by slaves. तो slaves तो थे, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि slaves ही लेबर का काम करेंगे. मतलब माइनिंग में या प्रोडक्शन में, वो फैक्ट्रीज़ में, ये लोग ज़रूरी नहीं कि slaves ही वहाँ पर काम करेंगे. That may have been true of large parts of Italy in Republican period. स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट. स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता था. एंड एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चरल राइटर एडवाइज्ड लैंड ओनर्स अगेंस्ट यूजिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट वेयर टू मैनी माइट बी रिक्वायर्ड. मतलब
हार्वेस्ट के टाइम पे चाहिए, माइनिंग के टाइम पर चाहिए, तो ये कैसे फुलफिल किया जा सकता है? ऑन द अदर हैंड, इफ रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल, क्योंकि स्लेव्स को कहीं कभी भी, आज भी हम कहीं कई जगह देखते हैं कि स्लेव्स आर नॉट ट्रीटेड इन ए वेरी healthy manner. Ordinary people did not sometimes show much more compassion, मतलब they were not friendly with their slaves. और हम लोगों ने कहा कि वॉरफेयर जो है वो नहीं था, लड़ाइयाँ नहीं हो रही, बहुत पीस पीरियड था। तो उस पीस पीरियड में लेबर सप्लाई जो है वो डिक्लाइन कर रही थी। Slaves tended to decline, and the users of slaves labor thus had to turn either to the slave breeding or to cheaper substitutes such as wage labor, which was more easily dispensable. तो क्या करते थे, कई बार लेबर्स जो उनके स्लेव्स होते थे उनको फ्री किया जाता था लेबर के काम के लिए, पब्लिक वर्क के लिए। हायर्ड वर्कर्स लिए जाते थे, स्लेव्स को फ्री किया गया और कई बार उनको कुछ फाइनेंस, कुछ कैपिटल देकर भी उनको उनके बिजनेस के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन कहीं कहीं पे हमको मिलता है कि वो स्लेव्स को जो है वो गैंग में रखा जाता था, और ये भी मिलता है कि वो उनको चेन से बांधकर, फीट्स उनके चेन से बांध के रखे जाते थे ताकि वो एक ग्रुप में रहें, एक ग्रुप में रहकर काम करें। तो ये जनरल परसेप्शन अमंग एम्प्लॉयर्स दैट विदाउट सुपरविजन, बिना सुपरविजन के कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए उनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता था, और ग्रुप्स जो है वो उन ग्रुप्स में उनको चेन से, उनके पैरों से चेन के साथ उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता था। तो एक ऑथर प्लिनी एल्डर अपनी फेमस बुक नेचुरल हिस्ट्री में लिखते हैं, ही कंडेम्ड द यूज ऑफ स्लेव गैंग एज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, मेनली बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग्स वर यूजुअली चेन्ड टुगेदर बाय देयर फीट। इस तरह से लेबर के साथ बहुत ब्रूटल बिहेवियर हुआ करता था। तो पुअर फैमिलीज़ की बात अगर करते हैं तो वो लोग डेप्ट बॉन्डेज भी होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ बंधुआ मजदूर जिसे कहा जाता है, उस तरह से भी रखे जाते थे। तो ऑल टुगेदर टू सम अप विद द लेबर्स और द स्लेव्स वाज द कंडीशन ऑफ स्लेव्स वर नॉट मच बेटर in those times.